हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्भित आईएएस। गर्भित आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 11 जनवरी के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले बात करेंगे अफ़गानिस्तान में हुए आतंकवादी हमले की। वहाँ की राजधानी काबुल में आतंकवादी हमला हुआ और अफ़गानिस्तान ने आरोप लगाया है कि जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में सुरक्षित पनाहगाह लिए हुए हैं। तो इसमें हमारे काम का क्या है, काम की ये लाइन है जो अमेरिकी विदेश प्रभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने कही है कि इन तीनों देश की सुरक्षा यानी कि भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है और इसलिए तीनों मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल होंगे, तभी क्षेत्र की बेहतरी होगी। ये ऐसी लाइन है, आप इसको कभी भी किसी क्षेत्र में अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में लिख रहे हैं, कहीं भी जोड़ सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है इसकी सुरक्षा आपस में एक दूसरे पे जुड़ी है, सभी देशों को एक साथ मिलकर आगे आना चाहिए। ये कुछ ऐसी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, किसी भी क्वेश्चन में फिट हो सकती हैं। बाकी गुजरात में चल रहा है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन। क्या है ये शिखर सम्मेलन? तो अभी पिछले 7-8 साल से हो क्या रहा है, ये जो राज्य हैं अपने यहाँ सम्मेलन आयोजित करते हैं जिसमें देश विदेश से निवेशक आते हैं। ये राज्य अपनी खूबियाँ बताते हैं कि हमारे राज्य में ये बेहतर है, फिर वो निवेशक यहाँ पे निवेश करते हैं। तो शुरुआत इसकी गुजरात ने की थी, अब बाकी राज्य भी इस तरह के सम्मेलन बुलाने लगे हैं। तो उस तरह का ये सम्मेलन था। ये हमारे काम का नहीं है कि कैसा सम्मेलन था, क्या था। काम का है जो पीएम ने यहाँ पे कुछ बातें कही हैं और जो कुछ फैक्ट उन्होंने बताए हैं। पहली बात उन्होंने बताया कि जो वर्तमान सरकार है उसका फोकस है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि व्यापार करना सुगम करना, कि यहाँ पे कोई भी आदमी आकर आराम से बिजनेस कर सके, उसकी प्रक्रिया को आसान बनाना। क्यों कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? कि आप जानते हैं कि देश में 80 करोड़ युवा हैं, तो उन सबको रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कारोबारी माहौल बनाया जा रहा है जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लगे और इन सब लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सकें। तो ये उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताई। और उन्होंने कहा कि भारत की शक्ति, भारत की जनसंख्या, भारत का लोकतंत्र और भारत की मांग है। मांग मतलब मार्केट में जो होती है डिमांड। भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है, यहाँ पे प्रोडक्ट की बहुत बड़ी डिमांड है, तो इसलिए सभी देश हमारे देश की तरफ आकर्षित होते हैं कि वहाँ पे जाके बिजनेस लगाए जाएँ। तो ये इन्होंने हमारी शक्ति बताई है, लोकतंत्र, जनसंख्या और डिमांड को। एक ये कि अगर आप मेक इन इंडिया पे कभी कुछ लिख रहे हैं तो विनिर्माण क्षेत्र के लिए ये एक फैक्ट है, कहीं काम में आ जाएगा कि विनिर्माण के क्षेत्र में भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। दर आप नहीं भी याद रखेंगे कितने प्रतिशत है, तो बस इतना याद रख लेंगे कि छठा सबसे बड़ा देश है। बाकी इसमें भी कुछ काम का नहीं था। ओके, निर्वाचन आयोग पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग में क्या काम का है? आप जान रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ चर्चा में आ ही जाता है। तो उसने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि यदि वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे या चुनाव कानूनों का उल्लंघन करेंगे तो चुनाव आयोग कड़े कदम उठाएगा। यह भी समझेंगे आदर्श आचार संहिता क्या होता है। उससे पहले ये देख ले रहे हैं, एक बार आईएएस में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि उसने इस तरह से पूछ लिया कि निम्न कथनों में से सही जो सत्य कथन है उसका चुनाव कीजिए। कथन ये दे दिया, चुनाव आयोग के द्वारा सिफारिश करना और राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी करना। नंबर दूसरा दे दिया, चुनाव आयोग के द्वारा सिफारिश करना और केंद्रीय सचिव के द्वारा या केंद्रीय गृह सचिव के द्वारा अधिसूचना जारी करना। डेली क्विज में हम दे चुके हैं ये क्वेश्चन आपको अभी 4-5 दिन पहले ही, तो उसमें आप देख लेना दोबारा से। तो यहाँ ये समझाना क्यों चाह रहे हैं, ये इसलिए कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो कि कुछ समय पहले चुनाव की घोषणा की निर्वाचन आयोग ने, अब अधिसूचना जारी की है और अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ये जो क्रम है, क्या काम आगे पीछे हो रहा है, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है, तो इस पर भी आप अपना ध्यान दें। होता क्या है, निर्वाचन आयोग चुनाव की सिफारिश करता है और उसके बाद में राष्ट्रपति, अगर वो केंद्र में होने हैं चुनाव लोकसभा के तब राष्ट्रपति, और अगर राज्यों में होने हैं तो राज्यपाल उस चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। तो अब अधिसूचना जारी हुई है। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? तो जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको समान अवसर उपलब्ध कराना, नंबर 1 ये आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य है। और नंबर 2 कि जो सत्ताधारी पार्टी है वो कोई अनुचित लाभ न ले पाए। तो आप ये ध्यान रखेंगे, जो वर्तमान आदर्श आचार संहिता है कि उम्मीदवारों को क्या क्या करना चाहिए, तो कि एक दूसरे के निजी जीवन पे हमला नहीं करना चाहिए, सांप्रदायिक भावनाओं को नहीं भड़काना चाहिए, ये सब इसमें आप पढ़ लेना, कोई ज़्यादा काम का नहीं है। एक चीज़ काम की ये है बस कि आदर्श आचार संहिता के समय कुछ पाबंदियाँ होती हैं जो सत्ताधारी दल होता है उस पर। कैसे? नई योजनाओं परियोजनाओं की घोषणा नहीं की जा सकती। ठीक, अगर यहाँ तक भी कि कोई पहले आप घोषणा कर चुके हो योजना की लेकिन वो क्रियान्वयन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है तो उसका क्रियान्वयन तक नहीं कर सकते आप।
तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो आदर्श आचार संहिता है ये भारत के विकास में बाधक है। कैसे बाधक है? आप जानते हो भारत में 29 राज्य हैं और इन 29 राज्यों में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होता ही रहता है। अब जैसे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, फिर अगले साल किसी और 4-5 राज्यों में होगा, और फिर लोकसभा के चुनाव तो होते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आदर्श आचार संहिता है 40 से 45 दिन, लगभग इतने दिन तक लागू रहती है। तो 40-45 दिन तक वहाँ पे कोई योजनाएं की घोषणा नहीं हो सकती, जो घोषित योजनाएं उनका क्रियान्वयन नहीं हो सकता। तो इससे क्या होती है, विकास की रफ्तार धीमी होती है। आगे चल के देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक डिसीजन दिया था, वो क्या डिसीजन है। एक ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में काम का हो सकता है क्या, कि नामांकन भरे जाने लगे तो आदर्श आचार संहिता कब से लागू होगी? वास्तविक अधिसूचना जारी होने की तिथि से आदर्श आचार संहिता लागू होती है। पहले वो क्या करता है, सिफारिश करता है राष्ट्रपति से या राज्यपाल से, जहाँ पे भी होने हो, और फिर इनके नाम से अधिसूचना जारी की जाती है। उसको बोलते हैं वास्तविक अधिसूचना जारी करना। और वो अगर केंद्र के चुनाव हैं तो राष्ट्रपति के नाम से अधिसूचना जारी होगी, उनके सिग्नेचर से, और अगर राज्य के चुनाव हैं तो राज्यपाल के सिग्नेचर से अधिसूचना जारी होगी। कब तक लागू होती है? तो चुनाव घोषणा की तिथि से चुनाव पूरे होने तक प्रभावी रहती है। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या आ सकता है कि ये जो आचार संहिता है ये क्या है, वैधानिक है, संवैधानिक है, लेकिन इसका कोई कानून नहीं है, ना संविधान में दिया हुआ है। यह दस्तावेज राजनीतिक दलों की आम सहमति से अस्तित्व में आया है। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसे प्रीलिम्स में बने कि जो आदर्श आचार संहिता है वो एक संवैधानिक डॉक्यूमेंट है, सांविधिक डॉक्यूमेंट है, वैधानिक डॉक्यूमेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो बस एक आम सहमति से बनाया हुआ है, उसको कोई वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, मतलब कोई कानून नहीं है इस तरह का। ठीक, ये तो प्रीलिम्स में काम आएगा। मेंस में क्या काम आ सकता है कि आदर्श आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिया जाए। ये एक डिबेट का विषय है कि वैधानिक दर्जा दिया जाए या ना दिया जाए। तो देखते हैं निर्वाचन आयोग ने इस पर क्या बोला है। निर्वाचन आयोग ने बोला है कि इसको आदर्श आचार संहिता को कानून का दर्जा ना दिया जाए, ऐसा करने से इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अगर आप इसको कानून बनाओगे तो फिर वही रिपोर्ट दर्ज होगी, मजिस्ट्रेट के पास केस जाएगा, तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसको कानून बनाने से क्या है, इसका जो प्रोसीजर है बहुत स्लो हो जाएगा। तो कोई भी आदमी अगर उल्लंघन करता है आदर्श आचार संहिता का तो उसको दंडित करने में इतना समय लग जाएगा, 45 दिन में तो चुनाव होके ख़त्म, मतलब इसकी यूटिलिटी नहीं रह जाएगी। ये जो हमने आपको ऊपर बताया था कि आदर्श आचार संहिता जो है वो विकास में बाधक है, तो उसके बारे में क्या बोला है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसको देख लेते हैं। ये हम आपको बता ही चुके हैं कि बहुत सीमित अवधि में लागू होती है, 40-45 दिन की, लेकिन इतने बड़े लोकतंत्र है, इतने बार बार चुनाव होते रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी ये जो है बाधक रहती है। आप कोई नई परियोजना नहीं लागू कर सकते, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनके लिए कारण प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, तो जैसे आपदा में, तो उसके लिए तो चलो है उपाय कि आप आयोग से मंजूरी लेके उनको कर सकते हो, लेकिन फिर भी ये विकास में बाधक होता है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बोला है कि जो प्रतिनिधि है वो 5 साल तक के लिए चुना जाता है। कुछ प्रतिनिधि क्या करते हैं, वो 5 साल ज़्यादा कुछ काम करते नहीं, और 5 साल के बाद में जब चुनाव की बारी आती है तो इस तरह की नई नई योजनाएं लोगों को प्रलोभन देते हैं, तुष्टीकरण करते हैं। तो न्यायालय ने बोला कि ये ऊपर वाली आपत्ति भी ठीक है, लेकिन अगर इस तरह से जो प्रतिनिधि हैं वो लोगों को प्रलोभन देंगे तो इससे चुनाव भी अर्थहीन हो जाएगा। तो ये सब था कुछ आदर्श आचार संहिता के बारे में। एक छोटी सी खबर ये बीएसएफ के जवान से जुड़ी हुई थी। आपने देखा कि फेसबुक पे इन्होंने कोई वीडियो पोस्ट किया, वो वायरल हो गया, उसको अभी तक मतलब 80-90 लाख के आसपास लोग देख चुके हैं। जम्मू के निकट कश्मीर स्थित राजौरी सेक्टर में ये तैनात थे। ओके, इन्होंने दिखाया फ़ोटो में कि दाल था, उसमें बहुत पानी बहुत ज़्यादा था, रोटियां जली हुई थी, वो सब कुछ। तो ये हमको कैसे कैसे काम आ सकता है। एक तो ये कि कुछ शब्द हमको मिलते हैं जो हम अपने आंसर में या कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ से आपको काम का शब्द मिलेगा जो एथिक्स के 4th पेपर में आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कि जो गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला कि वास्तविकता रिपोर्ट मांगी है। तो ये एक शब्द है वास्तविकता रिपोर्ट। आप कहीं भी कुछ अधिकारी हैं, कुछ नीचे होता है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे पहले मैं वास्तविकता रिपोर्ट लूँगा। तो एथिक्स के पेपर में कुछ इस तरह के शब्द हैं, कहीं भी फिट हो जाते हैं ये। दूसरा कहाँ काम आ सकता है, तो न्यूज़ में था कि संवेदनशील क्षेत्र में तैनात यादव ने वीडियो पोस्ट करके सुरक्षा बलों पर लागू होने वाली सेवा शर्तों का उल्लंघन किया है।
सैन्य बल और अर्धसैनिक बल की सेवा शर्तें काफ़ी कड़ी होती हैं। इन सेवा शर्तों के अनुसार सुरक्षा बलों के ऊपर से नीचे के पद के अधिकारियों पर अपने विचार सार्वजनिक करने पर रोक होती है। तो उन्होंने इसका उल्लंघन किया, अपने विचार सार्वजनिक कर दिए। ओके। और इन्होंने जो ये काम किया, इससे क्या है, जो दूसरे सैन्य बल हैं उसमें उनको भी ऐसा करने की प्रेरणा मिल सकती है और इससे क्या पूरा का पूरा अनुशासनहीनता आ सकती है। सेम यही समस्या कि अन्य सैनिकों को प्रेरणा मिल सकती है, ये आई थी सरदार पटेल, जिन्ना, नेहरू, इन सब के सामने जब नौसैनिक विद्रोह हुआ था। इन सैनिकों ने विद्रोह किया था, देश की अधिकांश जनता इनके साथ थी। नेहरू, पटेल, जिन्ना सबके सामने समस्या थी कि इसमें क्या किया जाए, इन लोगों का समर्थन किया जाए या नहीं किया जाए। तो उस समय उन्होंने इनका समर्थन नहीं किया और उन्होंने क्या किया, इन लोगों को समझाया बुझाया और इनसे कहा कि ये जो गवर्नमेंट है उसको आत्मसमर्पण कर दें। क्यों उनके सामने यही समस्या थी कि आज अगर हम ऐसा कर देते हैं तो उससे बाकी सैनिकों को प्रेरणा मिलेगी और कल को जब ये सेना हमारे पास होगी तब भी इस तरह के जो विद्रोह हैं वो हो सकते हैं। तो एक तो आप ये हिस्ट्री में ये वाला टॉपिक पढ़ लेना मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी कि जो नौसैनिक विद्रोह था वो कैसे कैसे। और एक का काम आ सकता है, हम हमेशा देखते हैं कि सोशल मीडिया की प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और अपने जिस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा उसके आंसर के अकॉर्डिंग खुद फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ माइनस पॉइंट मिले हैं। पिछले कुछ समय से सुरक्षा बलों के अनुशासन का मुद्दा उठता रहा है। फेसबुक, ट्विटर के बढ़ते प्रयोग से स्थिति पहले से ज़्यादा चिंताजनक हुई है। पिछले साल वन रैंक वन पेंशन आंदोलन के समय व्हाट्सएप का प्रयोग, मतलब इस तरह की परेशानियां आ रही हैं गवर्नमेंट के सामने कि जो उसके जो आपने देखा कि अभी जो उनकी सर्विस रूल हैं उनका उल्लंघन हो रहा है और अनुशासनहीनता। और आप जानते हैं कि सेना की सबसे बड़ी ताकत होती है अनुशासन। तो आप इसमें प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से इतिहास का नौसैनिक विद्रोह देख लेंगे। और इंटरनल सिक्योरिटी या सोशल मीडिया में क्या, सोशल मीडिया के क्या प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट है, तो ये एक सोशल मीडिया का माइनस पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक। बाकी बराक ओबामा जी का विदाई भाषण था 20 जनवरी को। जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो जगह लेने वाले हैं, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ 2 लाइन काफ़ी अच्छी कही, तो इसलिए हमने उन 2 लाइन को वहाँ से ले लिया। पहली लाइन जीएस फोर्थ पेपर में काम आएगी, एथिक्स के पेपर में, कि कोई भी परिवर्तन तभी होता है जब आम लोग परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और मिलकर इसकी मांग करते हैं। पॉलिटी में भी ये बात आप जीएस के सेकंड पेपर में, मेंस में लिख सकते हैं कहीं पे भी, कि परिवर्तन तभी संभव होता है जब आम लोग परिवर्तन की प्रक्रिया में शामिल होते हैं और इसकी मांग करते हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने कही, ये जीएस फोर्थ पेपर में काम आएगी, कि देश का लोकतंत्र सभी लोगों को आर्थिक समृद्धि के अवसर दिए बिना नहीं चल सकता। दरअसल इस लाइन को तो आप कहीं भी फिट कर सकते हो, इंटरनल सिक्योरिटी में भी और कहीं भी। इंटरनल सिक्योरिटी में तो एक टॉपिक ही है कि विकास और बढ़ते उग्रवाद के बीच में संबंध। तो अगर आर्थिक समृद्धि के अवसर सबको नहीं मिलेंगे तो उससे उग्रवाद बढ़ेगा, और अगर उग्रवाद इस तरह की भावनाएं बढ़ेंगी तो फिर वो लोकतंत्र को किस तरह से हानि पहुंचाएंगी। ये रिजर्व बैंक का आपको बता चुके हैं कि रिजर्व बैंक ने जो नोटबंदी का पूरा प्रोसीजर है, तो संसदीय समिति ने उनसे कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उसमें एक टिप्पणी थी कि सरकार की सलाह पर बैंक ने नोटबंदी की सिफारिश की थी। बैंक से क्वेश्चन किए गए थे कि आपने नोटबंदी की सिफारिश कैसे की। बाकी सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन काम आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हिसाब नहीं देने वाले गैर सरकारी संगठन, एनजीओ पर मुकदमा हो, ऑडिट में दोषी मिलने पर उनसे पैसे वसूले किए जाएँ। हमारे जो काम की चीज़ है वो है ये वाली लाइन की, कोर्ट देश भर के 32 लाख एनजीओ के ऑडिट के निर्देश दिए हैं। मतलब भारत में लगभग 32 लाख एनजीओ हैं। कैलकुलेशन कीजिए आप, 120 लाख की जनसंख्या है, तो लगभग बैठेगा कि हर 4 व्यक्ति पर एक एनजीओ। तो इतने एनजीओ हैं कि हर 4 व्यक्ति पर एक एनजीओ है। इस लाइन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं आप, कोई भी योजना है लाभ की, उसको आप जानते हैं कि भारत में योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता, लोगों को जानकारी ही नहीं होती कि इस तरह की कोई योजना है। तो उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में कभी आपको लिखना हो तो आप कह सकते हैं कि योजना एनजीओ की मदद ली जा सकती है। बताइए, हर 4 व्यक्ति पर एक एनजीओ है, तो एक एनजीओ अगर 4 व्यक्तियों को भी बताता है तभी पूरे देश में उस योजना को फैलाया जा सकता है, अगर ये एनजीओ ठीक से काम करें तब। एक ये संतारा प्रथा, ये क्यों चर्चा में थी कि कांग्रेस के नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि जैन मुनियों को खुले में शौच करने दिया जाए और जैन मुनियों को उनकी पुरानी प्रथा और धर्म के अनुसार रहने दिया जाए। तो कुछ इनकी प्रथाएं हैं जो चर्चा में रहती हैं। न्यूज़ में था कि अभी 1.5 साल पहले ही संतारा प्रथा पे बहुत विवाद था, उस समय नहीं पूछी गई थी
और ये हर 1.5 साल 2 साल में चर्चा में आई जाती है संथारा प्रथा। हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस रोक को हटा दिया था। तो ये संथारा प्रथा क्या होती है, इसको आप ध्यान रख लेना कि इसमें क्या होता है। ये लोग, जैसे आपने सुना होगा हिस्ट्री में भी, चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने कि अपने प्राण त्याग दिए थे, वो भद्रबाहु या कुछ था, हिस्ट्री में देख लेना, कि दक्षिण में जाके उनके साथ में। तो करते क्या है कि ये एक व्रत लेते हैं कि सुबह शाम बस बहुत थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेंगे, और ऐसे ही करते करते 40 दिन 50 दिन के बाद में अपना जो शरीर है उसको त्याग देते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा में थी, तो इसको देख लेना। बाकी एक ये सब चर्चा में है, ये अभी इंटेलिजेंस ट्रैफिक सिस्टम, तो इसको गवर्नमेंट लाने वाली है। अभी ये क्या होगा, पहले कैबिनेट के पास लाया जाएगा, कैबिनेट के पास से फिर संसद में लाया जाएगा, और फिर राष्ट्रपति के पास, तब जाके कुछ बनेगा। तो फिलहाल तो अभी बस हल्का सा चर्चा में था इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, तो आप इसको ऐसे ही हल्का सा देख लेना। क्यों लाया गया है कि भारत में सड़क दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको थोड़ा कम करने के लिए इसको लाया जा रहा है। तो ये आप अभी पढ़ लेना, बाकी इस पर बात करना बेकार है, क्योंकि अभी इसका तो प्रस्ताव ही नहीं आया, ड्राफ्टिंग कुछ नहीं हुई है। जब धीरे धीरे हो जाएगा तब इसके बारे में बात करेंगे, बाकी आप इसमें पढ़ लेना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं 12 जनवरी के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।